जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार फोकस एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं आप लोग का। आज मैं आप लोग के लिए एडुटेरिया का समान अध्ययन पुस्तक लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग पता है, इस एडुटेरिया बुक में आपको 100 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बढ़िया दिया गया है। तो आज मैं जो कवर करूँगा मेरे दोस्त, ये प्रैक्टिस सेट में 5 कवर करूँगा। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 4 प्रैक्टिस सेट कवर करवा चुका हूँ। तो जो स्टूडेंट वीडियो नहीं देखें, आप वीडियो देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग पता है, इस पुस्तक में आपका कोई कंसेप्ट नहीं, ना कोई डिस्कशन करवाया गया है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारे प्रश्न को फुल कंसेप्ट के साथ फुल डिस्कशन करवा रहा हूं और आपके आगामी एग्जाम बीपीएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, एसएससी, रेलवे, सीडीएस, सीपीओ, डीएसएसबी इत्यादि एग्जामों के लिए ये ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। तो आप लोग को मैं पूरे कंसेप्ट के साथ सारा डिटेल डिस्कशन कराऊंगा और आपके जो एग्ज़ाम हॉल में जो प्रश्न गलती होता है, उन सारे बिंदुओं को मैं ध्यान में रख कर आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। देखो मेरे भाई, पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो फिरोज शाह मेहता के द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। अब थोड़ा सा आप देखना, यहाँ पे कंसेप्ट आपका यही रहेगा कि इसमें केवल आपको फिरोज शाह मेहता ही नहीं था, इसमें और 2 सदस्य और थे। एक जो थे आपको बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है, कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है आपको। और एक और थे आपको केटी तेलंग, ठीक है, केटी तेलंग। तो इस नाम को भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। एक आपका केटी तेलंग के द्वारा भी किया गया था, आपको तैयब जी के द्वारा किया गया था, और फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया। तीनों के मिलकर ये आपको बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया गया था 1885 ईस्वी में। एक्चुअल में यहाँ पे एक नाम का जिक्र किया गया पुस्तक में, तो इसीलिए आपका आंसर आपका ठीक है, आपको दिया गया है। लेकिन आपके आगामी एग्जाम बिहार शिक्षक हो गया, जिसमें 5 ऑप्शन देखने को मिलता है, बीपीएससी हो गया, तो वहाँ पे आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है, देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार तैयब जी से क्वेश्चन पूछा जाता है, बदरुद्दीन तैयब जी से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग पढ़े होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है, आईएनए के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो यही थे आपको तैयब जी थे। तो इसको भी आप लोग याद रखना है, ठीक है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। एक्चुअल में जो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के जो स्थापना किया जाता है, जब उसमें आप पढ़े होंगे ना कि लिट्टन और एल्बर्ट बिल विवाद के बाद जो होता है, ये बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना होता है। तो यहाँ से 3-4 पॉइंट है जो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में बता ही दिया कि आईएनए के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको नाम याद रखना है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के स्थापना के समय आपको जो तीनों के द्वारा किया गया था, तेलंग जी के द्वारा, तैयब जी के द्वारा और फिरोज शाह मेहता जी के द्वारा। तो सारे प्रश्नों को मैं ऐसे ही आपको पूरा डिटेल एनालिसिस करके बताऊंगा, तो आपके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मृत घाटी, जिसको डेथ वैली भी कहा जाता है, ये क्यों प्रसिद्ध है? क्यों अपने नाम से जाना जाता है? ये मृत घाटी को डेथ वैली क्यों कहा जाता है? तो एक्चुअल में यहाँ पे होता है कि अत्यधिक उष्णता के कारण आपको इसको मृत घाटी या डेथ वैली बोला जाता है। एक आप पढ़े होंगे यूएसए में जो एक है कैलिफोर्निया, बहुत ही फेमस जगह है, ठीक है, बहुत डेवलप एरिया भी है कैलिफोर्निया, ठीक है। तो इस कैलिफोर्निया को आप लोग याद रखना, कैलिफोर्निया। देखो, तो ये आपको डेथ वैली जो है आपको यूएसए को कैलिफोर्निया में देखने को मिलता है, ठीक है। ये कैलिफोर्निया में आपको रेगिस्तानी घाटी, इसको क्या बोला जाता है? डेथ वैली, इसी को बोला जाता है। यहाँ पे आपको रेगिस्तानी घाटी बोला जाता है, जो जब वहाँ पे गर्मी बढ़ता है तो दुनिया का सबसे गर्म स्थान हो जाता है, ठीक है, सबसे गर्म स्थान होता है गर्मी बढ़ने का कारण। तो यही रीज़न है इसको कि अत्यधिक उष्णता के कारण मृत घाटी यानी डेथ वैली कहा जाता है। किसको? ये आपको कैलिफोर्निया में आपको पड़ता है, तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है जलोढ़ मिट्टी से। पहला है, जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी की नदी डेल्टाओं और नदियों के घाटियों में पाया जाता है। बिल्कुल स्टेटमेंट आपका सही है। प्रतिवर्ष बाढ़ों द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। बिल्कुल गलत है, ये नई जलोढ़ मिट्टी को आपको खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
खादर कहा जाता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन पे आते हैं, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। अब देखो जलोढ़ मृदा, आपको जो नया वाला जो मिट्टी था उसको हम लोग क्या करते हैं कि नए जलोढ़ मिट्टी को खादर, जो पुराने जो मिट्टी होता है उसको हम क्या कहते हैं, पुराने जलोढ़ मिट्टी को हम कहते हैं बांगर। ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहता है, तो इसको आप लोग को जरूर याद रखना है। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। नए जलोढ़ मिट्टी को आपको खादर कहा जाता है, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। भारत में जो है ना, इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर पाया जाता है तो आपको एरिया में सबसे ज़्यादा आपको जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। तो इसको भी याद रखना कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो आपको ये जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार देखो इंपॉर्टेंट बना देता है इसलिए ना, कई बार आपसे सेकेंड वाला पूछ लेता है। तो दूसरा कौन सा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो दूसरा आपको काली मिट्टी पाया जाता है। कौन सा मिट्टी पाया जाता है, काली मिट्टी दूसरा स्थान है पूरे भारत में। सेकंड नंबर पर आपको काली मिट्टी ज़्यादा देखने को मिलता है। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। कितना बार आप लोग पढ़े होंगे एग्जाम में। ठीक है, अब काली मिट्टी को क्या बोला जाता है, रेगुर मिट्टी। और काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या उपजाया जाता है, तो कपास का खेती आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको काली मिट्टी में। तो इन सारे बिंदुओं को आप लोग याद रखोगे तो आप एग्जाम हॉल में आपसे क्वेश्चन गलती होने की संभावना बहुत कम रहेगा। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। तो जब सूर्य ग्रहण कब लगता है, किस स्थिति में होता है, कंडीशन में होता है, तब जाकर आपका सूर्य ग्रहण लगता है। तो आपको चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, क्या आ जाता है, जब चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब आपका क्या लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। लेकिन यही अगर चंद्र ग्रहण पूछ देगा तब क्या करोगे दोस्त, चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है आपको कि इसमें उल्टा याद रखना, इसमें जो होता है पृथ्वी होता है, आपको पृथ्वी जो होगा सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाएगा। किसके बीच में आएगा, सूर्य प्लस चंद्रमा। ठीक है, तब आपका चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग याद रखना, ये दोनों आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन देखो और पूछा जाता है मेरे दोस्त, आपको कहता है सूर्य ग्रहण कब लगता है। ठीक है, देखो सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो सूर्य ग्रहण जो हमेशा लगता है आपको अमावस्या को लगता है। ठीक है, अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। अब चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगता है। ये भी कंसेप्ट आपको याद रखना। दोनों क्वेश्चन जो मैं बताया कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये जो मैं भी बता रहा हूँ, जो आपको ये सारा मैं प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करने के बाद बता रहा हूँ कि आपकी दरोगा में क्या पूछा गया है, सीपीओ में क्या पूछा गया है, एसएससी में क्या पूछा गया है, इससे कोरिलेट करके जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है। तो आपको पता है एक छोटा सा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, जो क्रिकेट खेलने में महारत प्राप्त है। इसके पास सारा कप है, G20 का हो गया, टेस्ट का हो गया, WT वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, यानी सारा फॉर्मेट के पास इसके पास एक छोटा सा देश, इसके पास सब कुछ है। ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप है। तो इसी के बारे में क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष पर स्थान है। तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। चाइना तो देखो बहुत चीज़ में आगे है। ठीक है, रेशम वाला आप याद रखना, रेशम में अग्रणी उत्पादन में आपको चाइना सबसे आगे देखने को मिलता है। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपसे। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार बिल्कुल सही है। डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से, ये भी सही है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को, ये भी सही है। डेविस जल संधि बेफिन खाड़ी को प्रशांत महासागर जोड़ती है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलिव रिडले कछुआ के स्थान के रूप में कौन सा स्थान प्रचलित है। ये आपको ओलिव रिडले कछुआ का स्थान के लिए प्रसिद्ध है। आपको जो उड़ीसा में जो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है ना, उसी में ये प्रसिद्ध है। तो इसको भी आप लोग याद रखना कि उड़ीसा में आपको भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कौन सा है आपको, उड़ीसा में भीतरकनिका। ये सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य जो है आपको ये हरियाणा में देखने को मिलता है। ठीक है, हरियाणा। और ये आपका पेरियार तो आपको पता है केरला में देखने को मिलता है। तो इसको भी आप लोग याद रखना, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन भी देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। हाँ जी, कितना बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो अमेजन का जो वर्षा वन है, अमेजन जो आपको ब्राज़ील के क्षेत्र में देखने को मिलता है, ये सबसे ज़्यादा जो जंगल है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है अमेजन का जंगल। ठीक है, तो इसीलिए इसको पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है।
ठीक है। यहाँ अगर ये जंगल ख़त्म हो जाएगा तो समझो वहाँ ब्राज़ील के लोग सबसे पहले मृत्यु के घात के रूप में निकल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन शुद्ध रूप में नहीं मिलेगा। तो यही कारण है कि पृथ्वी का फेफड़ा किसको कहा जाता है, तो यह पे अमेजन को कहा जाता है, अमेजन के जंगल को कहा जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ओजोन का जो फार्मूला होता है आपको पता है O3 होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। ओजोन परत की जो मोटाई है आपको डॉप्सन में नापा जाता है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि ओजोन परत की जो मोटाई होता है किसमें नापा जाता है, तो ये डॉप्सन इकाई में नापा जाता है। तो इसको आप लोग जरूर याद रखें, ठीक है। डॉप्सन इकाई में आपको इसको मापा जाता है। ये ओजोन परत पता है किससे बचाता है, तो अल्ट्रावायलेट किरणों से हम लोग को बचाता है, ये आपको मे भी पता ही होगा, ठीक है। और ये आपको समताप मंडल में के निचले क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, समताप मंडल में देखने को मिलता है। तो आपका क्वेश्चन था कि कौन सा परत सर्वाधिक मात्रा में नुकसान पहुँचाता है, जो ये आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जो होता है सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो ये 3-4 फैक्ट है जो मैं बताया, इसको भी आप लोग याद रखने, घुमा फिरा के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डेट भी याद रखना, प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को आपको ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र को सबसे पहले किसने, जो पारिस्थितिकी तंत्र जो था सबसे पहले किसके द्वारा ये दिया गया था, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। डेट भी याद रखना, 1935 में जो था मेरे दोस्त आपको ये MG टांसले के द्वारा दिया गया था पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र आपसे कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा शब्द से मिलकर बना हुआ है ये, तो ये ग्रीक शब्द से बनकर बना हुआ है, ये भी आप लोग को याद रखना। ये क्वेश्चन SSC पूछ चुका है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो पश्चिम की ओर जो प्रवाहित होते हैं मेरे दोस्त आपको ये नर्मदा होता है, ठीक है, आपका माही नदी भी होता है और ये ताप्ती नदी होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 हो जाएगा, यानी आंसर आपका B हो जाएगा। अब देखो साथ साथ यहाँ से ना बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। पश्चिम की ओर तो 3 नदी हो दिखा दिया है, नर्मदा हो गया, माही और ताप्ती। और कई बार ना दक्षिण की ओर पूछता है आपको एग्जाम में कि दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी का नाम बताइए। तो इसको आप लोग को याद रखना है, स्वर्ण रेखा नदी को आप लोग याद रखना, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी को आप लोग याद रख सकते हैं। दूसरा आपको माही नदी को आप लोग याद रखना, ठीक है, महानदी को याद रखना जो उड़ीसा में बहती है यार, ठीक है। और तीसरा आपको गोदावरी को भी याद रखना, गोदावरी नदी को भी याद रखना। और कृष्णा और कावेरी तो वैसे भी याद होगा क्योंकि ये दक्षिण की ओर बहती है, कृष्णा प्लस कावेरी। तो ये 5-6 नदी है जो आपको दक्षिण की ओर बहती है, तो ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखो क्वेश्चन देखो, नर्मदा ताप्ती से क्या आपके SSC रेलवे हमेशा पूछता है, ये जो 2 ऐसी नदियाँ हैं जो आपको एस्चुरी नहीं बनाती, यानी डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, ठीक है। तो ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन डेल्टा का निर्माण यानी एस्चुरी नहीं बनाता है। तो नर्मदा ताप्ती के द्वारा डेल्टा नहीं बनाया जाता है। अब क्वेश्चन देखो घुमा देगा, कहेगा किसके कौन डेल्टा बनाता है, ठीक है, डेल्टा बनाता कौन है, बनाने वाली नदी बताओ। तो डेल्टा देखो, डेल्टा नदी कौन कौन सा नदी आपको बनाता है, ये आपको हो जाएगा गंगा हो जाएगा, आपको स्वर्ण रेखा हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना। फिर गोदावरी भी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा भी हो जाएगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्रा। ये एक्चुअल में डेल्टा इसलिए नहीं बनाती है ना क्योंकि ये बगल में इसको बंगाल की खाड़ी होता है ना, अरब सागर में ये दोनों अपना जो होता है पानी गिरा देता है, तो यही कारण है कि दोनों डेल्टा आपको नहीं बनाती है। इसके अलावा सब डेल्टा का निर्माण करता है जो मैं आपको बताया हूँ, गंगा, स्वर्ण रेखा नदी, गोदावरी नदी और आपको कावेरी नदी। तो ये 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, यानी HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभिक्रिया करने के बाद सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, ठीक है, NaCl बनता है और प्लस H2O बनता है यानी जल बनता है। तो क्वेश्चन क्या करा दिए, कौन से अभिक्रिया के कारण होता है, तो ऐसा आपको उदासीनी अभिक्रिया के कारण ये समीकरण आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन देखो अच्छा है, करा निम्न में कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है यानी ऑक्सीडेशन नहीं है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है।
तो ये आपका अवक्षेपण जो है आपका ऑक्सीडेशन नहीं है, यानी ऑक्सीकारक नहीं है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीकारक जो देखने को मिलता है ना, वो आपको ये जो क्या बोलते हैं उसके जी, मक्खन का जो होता है ना, मक्खन और वायु, सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण का उदाहरण वो आपको देखने को मिलता है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। देखो ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, निम्न में कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। अधातु पूछा गया है, गलती से मत चले जाना इसके पास, आप लोग किसके पास जाओगे, चांदी के पास जाओगे। खैर चांदी ऑप्शन में नहीं दिया है तो कोई टेंशन नहीं है। करा निम्न में कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट जो होता है सबसे सुचालक होता है। ठीक है, अधातु के रूप में चांदी, देखो चांदी जो होता है विद्युत का सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम चालक होता है। ठीक है, सुचालक, चालक बोलो, ठीक है, चालक या सुचालक बात वही हुआ। ठीक है, गुड कंडक्टर बोला जाता है किसको, चांदी को। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक गुड कंडक्टर कौन सा है, तो आपका ये चांदी है। बाकी आपसे यहाँ पूछा गया था, अधातु पूछा गया था, तो आपका ग्रेफाइट आंसर होगा। रबर निम्न में किसका बहुलक है, ये सब देखो 9वां 10वां का बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो रबर जो होता है मेरे दोस्त आपको किसका होता है, आइसोप्रीन का होता है बहुलक। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ से देखो 2 क्वेश्चन है, देखो एसिटिलीन से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, एसिटिलीन और एक होता है एथिलीन, ये दोनों से खूब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है जी। ठीक है, देखो अगर आपको प्राकृतिक रूप से फल को पका हुआ जो मिलेगा, प्राकृतिक रूप से पके फल में क्या किसके कारण होता है, तो एथिलीन के कारण होता है। ठीक है, नेचुरल प्राकृतिक रूप से पके फल में एथिलीन के कारण ऐसा देखने को मिलेगा। और एसिटिलीन जो होता है आपको ये कृत्रिम रूप से, यानी कच्चे फलों को पकाने के लिए कृत्रिम, ठीक है, यानी कच्चे, ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। कच्चा है तो एसिटिलीन, और प्राकृतिक में जो पका हुआ रहता है वो आपको एथिलीन के कारण पूछा है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब वेरी करता है और खूब पूछता है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है। बेसिक क्वेश्चन है, समतल दर्पण में आपको वास्तविक और उत्तल में आपको भी देखने को मिलेगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस छड़ का प्रयोग किया जाता है, तो नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। मे भी सबको पता होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखो एक पीतल वाला हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पीतल में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तो इसमें तांबा और प्लस जिंक का मिश्रण होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, पीतल किस चीज़ का मिश्रण है, तो आपको तांबा और जिंक का मिश्रण है। एल्युमिनियम से क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, कोरंडम किसका अयस्क है, कोरंडम को याद रखना। कोरंडम जो है आपका एल्युमिनियम का अयस्क है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। 9वां क्लास का एकदम बिल्कुल 9th क्लास का अगर बिहार में पढ़े होंगे आप लोग, बिहार के एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाएगा। निम्न में कौन सा मिश्रण का पृथ्वीकरण विधि होता है। देखो पृथ्वीकरण की विधि बहुत सारा विधि है जिसको हम पृथ्वीकरण की विधि कहा जाता है। फेन प्लवन भी विधि आप लोग एक पढ़े होंगे, इसमें नहीं दिया हुआ है। तो ये आपका आसवन विधि है, ऊर्ध्वापातन है, रवाकरण है, निष्पादन है, फेन प्लवन विधि है। तो ये सब आपका सारा आपको पृथ्वीकरण का, यानी मिश्रण को हम कैसे अलग कर सकते हैं, इसी में हम लोग सब डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, तो यह आंसर क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। कराए मनुष्य में मादा जनन अंग को किस हार्मोन का स्राव होता है। तो मनुष्य के मादा जनन में आपको एस्ट्रोजन भी होता है, प्रोजेस्टेरोन भी होता है, रिलैक्सिन हार्मोन भी होता है। तो ये उपरोक्त में सभी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक तरफ विटामिन दिया गया है और उससे आपको प्रभाव, यानी जो जहाँ पे हम यूज करते हैं उसकी कमी से क्या होता है उसके बारे में दिया गया है। टेकोफेरोल, तो देखो टेकोफेरोल को आपको पता है, विटामिन ई को टेकोफेरोल कहा जाता है। टेकोफेरोल से क्या होता है, यानी आप पढ़े होंगे उसमें जनन क्षमता कम हो जाता है। यानी जहाँ विटामिन ई की कमी हुआ तो समझ लो भैया दिक्कत है, तुम्हारा वंशज आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए विटामिन ई का प्रयोग करते रहो हमेशा। तो विटामिन ई को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेकोफेरोल। और टेकोफेरोल यानी विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होता है। चलिए ठीक है। नेप्थोक्विनोन किसको बोला जाता है, यानी विटामिन के को नेप्थोक्विनोन बोला जाता है। विटामिन के की कमी से आपको पता है रक्त का थक्का, यानी चोट लगने पर रक्त का थक्का बनना थक्का ना जमने से अधिक रक्तस्राव होता है। तो किसमें देखने को मिलता है, तो ये विटामिन के में देखने को मिलता है। अच्छा अब आते हैं थायमिन को विटामिन B1 बोला जाता है। तो B1 की कमी से क्या क्या होता है, तो बेरी रोग होता है। एक होता है साइनोकोबामिलीन जिसको हम लोग विटामिन B12 बोलते हैं। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, तो विटामिन B12 की कमी हुआ तो समझ लो तुम्हारा नर्वस सिस्टम पूरा डैमेज हो जाएगा जी। ठीक है, यानी तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी हो जाएगा। तो ये देखो पूरा BBI इसको एकदम याद ही रखना। ठीक है, सारा मैं बता ही दिया हूँ आपको।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा को भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो उसको कूटपाद के द्वारा होता है। निम्न में कौन सा ऊर्जा का मात्रक है? तो ऊर्जा मात्रक जूल होता है, लेकिन क्वेश्चन घुमाता है यहाँ पे एक बार पूछा था आपको विद्युत ऊर्जा पूछा था, ठीक है, कि विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो किलोवाट घंटा होता है। इसको आप लोग जरूर याद रखें। संविधान के किस भाग में सहकारी समिति का उपबंध का चर्चा किया गया है? तो सहकारी समिति का जो उपबंध का जो चर्चा किया गया मेरे दोस्त, ये भाग 9 के ख में किया गया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा 6 प्रकार के रीट जारी किए थे, यही गलत है। रीट 5 प्रकार के होता है, 6 प्रकार के कहाँ से पढ़ा दिया है भाई? तो पहला गलत हो गया। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, जिसमें भीमराव अम्बेडकर का योगदान बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वही अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, और जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। और रीट पता है आपको, रीट जो होता है 5 प्रकार का होता है। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य के संबंध में कौन सा सही है? देखिए सही है ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आप लोग पढ़े होंगे कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था, बिल्कुल सही है। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। हाँ, शुरू में तो यही दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन, इसको आपको छोटा संविधान भी बोला जाता है। 42वां संविधान को यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, ठीक है, के 10 कर्तव्य को संविधान में जोड़े गए थे। वर्तमान में भारतीय संविधान के 12 मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, यानी 1, 2, 3 बिल्कुल आपका सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के भारत शासन अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण हुआ था, बिल्कुल सही है। केंद्र के प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था थी, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट में राज्यों के बजट में अलग कर दिया गया था, ये भी सही, यानी आंसर आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपको? 1, 2, 3 सारा सही तो है यार, तो सही हो जाएगा, सभी हो जाएगा, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे और परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसको दिया गया था? जब भारत आज़ाद हुआ था ना, उस टाइम की बात कर रहा था। तो रेलवे का विभाग और परिवहन का विभाग जो दिया गया था ना, डॉक्टर जॉन मथाई को दिया गया था, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हाल ही में आपको पता है गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है, बहुत चर्चा में है, कई बार आपके एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व से सिद्धांत नहीं? सबसे पहले तो यही याद रख लो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा है आयरलैंड से। कुटीर उद्योग का विकास करना ऐसा नहीं है, आजीविका पर्याप्त साधनों का ऐसा नहीं भी है। अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि संस्कृति का शिक्षण, यानी आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सिद्धांत नहीं दिया गया है, तो इसमें अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि और संस्कृति के बारे में ऐसा कोई चर्चा नहीं किया गया है। बाकी ये सारा चर्चा आपका ऑलरेडी किया गया है, और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये देखो डलहौजी बाबा से ना बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉर्ड डलहौजी से मेरे दोस्त बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। देखो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापकगत सिद्धांत, जिसको हड़प की नीति बोलते हो, व्यापकगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं था। तो ये जो आपको पता अवध था, अवध नहीं शामिल था। अवध पर पता है आपको 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगा दिया जाता है, ठीक है, कुशासन का आरोप, तो इसको आप लोग याद रखना। अब देखिए ये डलहौजी को क्यों याद किया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा भारत में रेलवे का इसको जनक कहा जाता है। आज हम लोग जो रेल मेट्रो में जो घूम रहे हैं, ये इसमें डलहौजी का ही देन है, ठीक है। तो इसको रेलवे का जनक कहा जाता है। PWD का भी जनक कहा जाता है, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का भी जनक इसी को कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा एक्ट कब बना था? तो शारदा एक्ट जो बना था आपको 1930 में बना था। भारत में हुई किसान आंदोलन के प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे लड़का कन्फ्यूजन करेगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती को आंसर मार देगा, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो आंसर होगा आपको NG रंगा हो जाएगा, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती जब होता है जब भारतीय किसान का ही केवल बात होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देखो कुछ और है। भारत में हुई किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो NG रंगा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा है इंडियन मिरर समाचार पत्र के संपादक किसके द्वारा किया गया था? तो इंडियन मिरर के संपादक जो कौन थे? ये देवेंद्र नाथ टैगोर थे, ठीक है। यहाँ पे तो आपका 4 ऑप्शन है, तब हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर, लेकिन BPSC में यही क्वेश्चन आपको ये भी मिल जाएगा आपको। इसमें ना शिशुर कुमार घोष का भी हाथ था, तो ये 1861 में संपादक किया गया था,
ठीक है। तो ये आपका जो यहाँ पे आंसर ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा। लेकिन ये दोनों के द्वारा किया गया था, शिशुर कुमार घोष के द्वारा भी किया गया था और देवेंद्रनाथ टैगोर के दिया गया था 1861 में, दोनों के द्वारा किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था? तो आपको 1909 वाला लाहौर अधिवेशन। और लाहौर अधिवेशन याद आता है तो सबको पता होगा 1919 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें आपको कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू भाग लिए थे। तो ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुस्लिम लीग के द्वारा है, करा मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो ये 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। ये भी देखो क्वेश्चन ठीक ठाक लग रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला हत्याकांड का संबंध में से नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, जलियांवाला बाग जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया था। तो पहले तो ये जानो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ठीक है, कहाँ होता है? तो ये आपको पंजाब में होता है। ठीक है, किसके अगुवाई में होता है? तो जनरल डायर के अगुवाई में होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं, सैफुद्दीन किचली और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था। ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दिया था। सही बात है। जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड होता है तो उसी के दौरान जो आपको गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दिया था, ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। ये तो दक्षिण अफ्रीका से जब आते हैं ना गांधी जी, 1915 में आते हैं, तो 1917 ईस्वी में ये बिहार में जाते हैं, आपको ये सत्याग्रह करते हैं। ठीक है, किसान की खेती के लिए, जो नील की खेती के लिए किया जाता है। तो ये आपका ये गलत है, बाकी ये तीनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाए गए थे? तो भारत में चांदी किसके काल में पाए गए थे? तो ये आपको पता है, हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिला था। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन भी। कह रहा है कि किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण किया? देखो शिलादित्य का उपाधि धारण किसने किया था? तो ये मेरे दोस्त आपको हर्षवर्धन ने किया था। अशोक को एक उपाधि दिया गया था प्रियदर्शनी। ठीक है, ये आप याद रखना, प्रियदर्शनी। और किसको कहा गया है हिंदुस्तान में पता है आप लोगों को? इंदिरा गांधी को भी प्रियदर्शनी कहा गया था। ठीक है, कनिष्क के बारे में क्या जानते हो? तो ये कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक होता है। इसको अपने 2 राजधानी था, इसका अपने आप को 2 राजधानी साबित किया था। तो कहाँ? एक तो फिरोजपुर में किया था और दूसरा आपको मथुरा में किया था। ठीक है, इस कनिष्क के द्वारा ही आपको पता है 78 BC में क्या लाया गया था? शक संवत की स्थापना किया गया था। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। एडम स्मिथ इसको भारत का नेपोलियन बोला था। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, धर्म सुधार आंदोलन है। निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? कृष्ण और विष्णु का अवतार किसको माना जाता है? तो ये चैतन्य प्रभु को माना जाता है। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि आपको पता है कहाँ है? ये बिहार के भागलपुर जिला में देखने को मिलेगा। किसके द्वारा बनाया गया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय? तो ये धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था। बगल में देखो कुमारगुप्त प्रथम भी दिया हुआ है। तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा क्या बनाया गया था? तो मेरे दोस्त नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया था, जो कि बिहार के राजगीर में देखने को मिलता है। गोपाल से आप क्या जानते हैं? तो गोपाल जो होता है पाल वंश के संस्थापक होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपनी राजवैद्य को जीवक को भेजा था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मे भी सबको पता होगा। तो ये बिंबिसार को भेजा था। अजातशत्रु को इतिहास में कुनिक कहा गया है, कितना बार आपके एग्जाम में पूछा है। ठीक है, बिंदुसार, तो बिंदुसार आपको पता है मौर्य वंश से संबंधित है। अशोक भी ये मौर्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इब्न बतूता से क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो इब्न बतूता पागल शासक के शासनकाल में भारत आया था। पागल किस लिए? तो आपको पता है मोहम्मद बिन तुगलक को, यानी MBT को पागल बादशाह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये में भी सबको पता होगा। इसी के समय में आपको मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही इब्न बतूता भारत आता है। और ये जो मोहम्मद बिन तुगलक होता है इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त कर देता है। कम पागल थोड़ा था ये, वैसे इसको पागल नहीं कहा गया है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा और क्या दीवाने अमीर को ही इसके द्वारा शुरू किया गया था। दीवाने अमीर कोही, दीवान ए अमीर ए कोही नाम का विभाग था एक, जो शुरू किया गया था। इसलिए पागल इसलिए कहा जाता है ना कि इसके द्वारा सब उल्टा पुल्टा निर्णय लेता था, इसका सारा अभियान फेल हो जाता है। यही कारण है कि इसको इतिहास में पागल बादशाह घोषित किया गया था। ठीक है, ये तो बता ही दिया आपको। मोरक्को का यात्री होता है इब्न बतूता, 1313 में भारत आता है और इसके MBT के समय में आता है और MBT इसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर देता है।
फिरोज शाह मेहता, ये आपको फिरोज शाह तुगलक से तो FST से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पता है इसमें लोक निर्माण विभाग का स्थापना जो किया गया था ना मेरे दोस्त, लोक निर्माण विभाग की स्थापना आपको FST के काल में ही हुआ, यानी फिरोज शाह तुगलक के काल में हुआ है। तो ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसने आपको ब्राह्मणों पर जजिया कर भी लगाया था, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या बताऊं, कुछ तो बचा नहीं है मेरे अलावा, सब तो मैं खिलजी के बारे में बता ही दिया हूं, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरुआत किया गया था, इसको आप लोग याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को राम रायन की उपाधि दिया था, ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। बलबन को पता है इसे जिले इलाही कहा जाता है। बलबन को इसने बहुत सारा गुप्तचर विभाग भी बनाया था बलबन ने, जिसको बरीद बोला जाता था, ठीक है। और इसने बहुत सारा सिजदा पैबोस भी इसी के समय में किया रहा था। रक्त एवं लौह की नीति भी बलबन के द्वारा अपनाया गया था। इसने जो इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था ना तुर्कानी चहलगानी को पूरी तरीक़ा से इसने आपको पता है ख़त्म कर दिया था। तो बलबन से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितना मैं बताया उतना आप याद रखोगे, आपका काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है, तो आप लोग पढ़े होंगे। हड़प्पा सभ्यता जो है आपका ये कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है। तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, बहुत ही फेमस पुस्तक है ये। तारीख ए मुबारक शाही नामक किसके द्वारा लिखा गया, तो याहमा बिन अहमद सरिंदी के द्वारा लिखा गया, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा था, तो मेरे दोस्त लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल सबसे लंबा था। और जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में, आपको यही गवर्नर था, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लॉर्ड इरविन के समय में क्या हुआ था, तो वही आया था कौन, साइमन कमीशन आया था, ठीक है, साइमन कमीशन। तो ये भी याद रखना, बम्बई सबसे पहले आता है ये इंडिया में। लॉर्ड कर्जन के बारे में आपको पता है, इसने पुलिस आयोग की स्थापना किया था, अकाल आयोग का स्थापना किया था, इसने रेलवे में भी थोड़ा बहुत रेलवे में भी काम किया था, ठीक है, रेलवे विभाग को भी बढ़ावा दिया था। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, इसने दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन मतलब कहने का मतलब हमारा जो अभी राजधानी दिल्ली है, दिल्ली से पहले कब था, 1911-12 में आपको कौन सा था जी आपका कोलकाता था। तो 1912 ईस्वी में फिर आपको दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें निर्णय लिया जाएगा 1912 में कि अब भारत की राजधानी ये कोलकाता ना होकर आपका दिल्ली होगा। तो ये इसलिए क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। एंटोमोलॉजी में जानवरों और पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। मानव के क्रियाकलाप का, मानव के बारे में हम किसमें पढ़ेंगे, तो एंथ्रोलॉजी में पढ़ेंगे। एंथ्रोपोमोलॉजी में हम क्या जानेंगे कि मानव के अंग के बारे में जानेंगे, ठीक है। कोशिका के बारे में तो आपको पता होगा, साइटोलॉजी, कोशिका अध्ययन किया जाता है, साइटोलॉजी, ठीक है। चलिए ये देखिए अब अगला जो दिया गया है आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं करता है, तो GNP जो होता है आपको विदेश निवासियों की आय को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को क्या कहा जाता है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, उसको ओपन मार्केट ऑपरेशन बोला जाता है। निम्न में कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है, आपसे देखो नहीं पूछा जा रहा है, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो होता है ये विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। एक क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब किया गया था, तो आयात निर्यात बैंक की स्थापना को 1982 में किया गया था। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, दरोगा BPSC में कई बार पूछता है, SSC भी। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है, किसको जारी करता है, IMF, यानी IMF कहने का मतलब हुआ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको जारी करता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो इसका मुख्यालय कई बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है आपको वाशिंगटन DC में है, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो होता है 1944 में होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। विश्व बैंक का भी मुख्यालय जो कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जब कब होता है तो सबको पता होगा, 24 अक्टूबर को इसका स्थापना होता है, ठीक है। कब होता है, तो 1945 में होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है संयुक्त राष्ट्र का, तो ये आपको अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखना। इस प्रकार से मैंने दोस्त 30 मिनट में आपका सारा 50 क्वेश्चन मैं कवर कर चुका हूं और पूरे कंसेप्ट से मैं कवर करता हूं, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं जो भी वीडियो बनाता हूं इसी तरह का मैं पूरे क्वेश्चन का कंसेप्ट दे देता हूं, ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में
एग्ज़ाम हॉल में जो आपसे कन्फ्यूजन में जो गलती होता है, आपसे कन्फ्यूजन में गलती नहीं होगा। आप चीज़ों को एनालिसिस करके पढ़िएगा, कोरिलेट करके पढ़िएगा, तो आपके एग्ज़ाम हॉल में जो गलती हो रहा है प्रश्न, उस पर विराम लगाया जा सकता है। तो ठीक है, इसको आप लोग रिवीजन कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलूँगा। धन्यवाद।